साइंस के रिवीजन में हम देख रहे हैं आज अध्याय 4 परमाणु की संरचना। ठीक है बच्चों, तो परमाणु के बारे में आप जानते हो जैसे कि प्रत्येक पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसे परमाणु कहा जाता है। तो वह कण जिसे हम और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते उसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु में 3 प्रकार के कण विद्यमान होते हैं जिन्हें अपरमाणु कण कहा जाता है। प्रत्येक परमाणु में 3 प्रकार के कण विद्यमान होते हैं जिन्हें अपरमाणु कण कहा जाता है। तो बच्चों जैसा कि मालूम है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इन पर ऋण आवेश होता है। तो इस तरह से प्रत्येक परमाणु में धनावेशित कण, ऋण आवेशित कण और उदासीन कण जो कि न्यूट्रॉन है पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो परमाणु की संरचना के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने हमें जानकारी दी, जिसमें कि जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल बहुत विख्यात है और जिसकी संरचना के अनुसार इन्होंने कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह दिखाई देते हैं। और इसके उदाहरण के लिए उन्होंने तरबूज के उदाहरण से हमको समझाया था। उन्होंने समझाया था कि परमाणु एक धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बीच बीच में धंसे रहते हैं। दूसरा था ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण यानी मात्रा में, परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। इन्होंने कहा था कि पूरा परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और बीच बीच में उस पर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है वो मात्रा में एक समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। अब क्या हुआ कि थॉम्सन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिक जो आए तो उन्होंने बाद में प्रयोग किए तो उन्होंने उनके प्रयोगों के द्वारा उन्होंने जो प्रयोग किए तो उनके परिणामों के द्वारा इस मॉडल को नहीं समझाया जा सका। ठीक है, आगे देख रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड जो थे वह इस बात को जानने के लिए इच्छुक थे कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित रहता है। तो इस बात को जानने के लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि तेज गति से चल रहे अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर बौछार किया। तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को इन्होंने सोने की पन्नी से टकराया। तो इन्होंने सोने की पन्नी को क्यों चुना? इन्होंने सोने की पन्नी को इसलिए चुना क्योंकि वह बहुत पतली पन्नी या परत चाहते थे। तो सोना ऐसी धातु है जिसकी बहुत पतली पन्नी बन सकती है। जैसे कि सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, यानी आपकी बुक का जो पेज है ना, बुक के पेज के बराबर मोटी थी। तो इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने अल्फा कणों को सोने की बहुत पतली पन्नी से टकराए तो इन्होंने देखा कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से के आर पार सीधे निकल गए। जो तेज गति से आ रहे थे अल्फा कण वो पन्नी से सीधे आर पार निकल गए। कुछ कण पन्नी के द्वारा छोटे कोण से विक्षेपित हुए, कुछ कण जो है विक्षेपित हो गए। ठीक है, और अगला था कि आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो इन्होंने क्या किया कि इस प्रयोग को निष्कर्ष के लिए उन्होंने ये समझाया कि जिस तरह से कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित यानी सोने की पन्नी के आर पार निकल गए। तो इससे सिद्ध किया कि परमाणु के बीच का भाग खाली है। दूसरा इन्होंने कहा कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, तो जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग भी बहुत कम है। ठीक है, तीसरा इन्होंने निकाला कि बहुत कम अल्फा कण 180 अंश पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग
और उसका जो परमाणु का द्रव्यमान है वह परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्न लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। यानी रदरफोर्ड ने परमाणु के विषय में ये निष्कर्ष निकाले। पहला था परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। दूसरा इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों तरफ नाभिक की परिक्रमा लगाते हैं। तीसरा इन्होंने कहा था कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम या बहुत ही छोटा होता है। तो इस तरह से इन्होंने परमाणु मॉडल की रचना प्रस्तुत की। अब इनके मॉडल में जो कमियां थी तो वो ये थी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में घूमता है, त्वरित होता है और त्वरित के यानी घूमते घूमते उसकी ऊर्जा भी कम हो जाती है और जब उसकी ऊर्जा बिल्कुल कम हो जाएगी तो वो नाभिक से आके टकरा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम सब जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है, स्थिर होता है। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक कमियां थी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में ये क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वर्तुलाकार में चक्कर लगाते हैं। तो बाद के वैज्ञानिकों ने ये निकाला कि अगर चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाएगी और ऊर्जा कम हो जाएगी तो वो नाभिक से टकराएगा या नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन फिर टकराएगा तो परमाणु अस्थिर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु स्थिर या स्थायी होता है। अगला है बच्चों बोर का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल पर जो आपत्तियां उठी थी तो नील्स बोर ने परमाणु की संरचना जो प्रस्तुत की तो उसमें निम्न बातें थी। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता था। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण यानी उनकी ऊर्जा कम नहीं होती। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा कम नहीं होती। तो इस तरह से बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। अब विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित रहते हैं तो बच्चों नाभिक के बाहर जो सबसे पहला कोष होता है वो होता है के कोष। तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके आगे का कोष होता है एल कोष। एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और के कोष होता है, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद आता है एम कोष। एम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 18 तक हो सकते हैं, 8 से लेकर 18 तक। और चौथा आता है एन कोष। तो एन कोष में बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है प्रत्येक परमाणु में इस तरह से होता है। अगला बच्चों हम देख रहे हैं संयोजकता। तो किसी भी पदार्थ की या किसी परमाणु की संयोजकता किसे कहा जाता है। तो बच्चों संयोजकता के लिए हम थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दिलाना चाहेंगे कि कोई परमाणु किसी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। अब कोई परमाणु किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है या देता क्यों है तो क्या होता है, अभी आपने कक्षाएं देखी कि कक्षा एल, कक्षा एम, कक्षा एन कोष। तो परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ परमाणु में चक्कर लगाते हैं नाभिक के। तो के कोष में जैसा आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब मान लो के में तो 2 हैं और एल कोष में मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है जबकि 8 चाहिए। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति के लिए यह क्या करेगा, निकटतम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर लेगा। तो इसने निकटतम परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसकी संयोजकता 2 कहलाएगी। तो कोई परमाणु किसी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, क्यों लेता है, अपने कोष को
पूरा करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए, तो वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो स्पेस पर जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से लेगा तो उसकी संयोजकता कहलाएगी एक। ठीक है, हीलियम, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है तो उसका कोष भरा हुआ है, तो वो ना किसी को देगा ना लेगा, तो हीलियम की संयोजकता होगी शून्य। और अगला है बच्चों लिथियम। लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो इसके के कोष में दो हो जाएंगे, एल कोष में एक रहेगा। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, ना ये 7 का साझा कर पाएगा, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी त्याग देगा, तो इसकी संयोजकता भी एक कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से बेरिलियम में 4 हैं, तो पहले कोष में 2 आ जाएंगे, दूसरे के में 2 रहेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन का साझा इससे कोई नहीं करेगा, ना कोई इसे देगा, तो इसकी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी ये त्याग देगा, तो बच्चों इसकी संयोजकता भी कहलाएगी 2। तो इस तरह से कोई परमाणु किसी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने देता है वो इसकी संयोजकता कहलाती है। आगे है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या के लिए बच्चों हम देख रहे हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। यानी किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। और इसे जेड चिन्ह के द्वारा, परमाणु संख्या को जेड चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं तो उनके प्रोटॉन के संकेत को या परमाणु संख्या के संकेत को जेड चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है, तो जेड बराबर हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और इसी तरह कार्बन के लिए हम 6 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कार्बन का जो नाभिक है तो कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन है, तो कार्बन की परमाणु संख्या या जेड बराबर लिखा जाएगा 6। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं बच्चों द्रव्यमान संख्या। तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देने से द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देने से द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 है। क्यों है 12? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देने से जो संख्या प्राप्त होती है वह द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 12, और कार्बन की परमाणु संख्या पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन है। तो इस तरह से द्रव्यमान संख्या ज्ञात की जाती है। अगला है समस्थानिक। तो समस्थानिक यानी किसी भी तत्व के परमाणुओं की परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी प्रोटॉन जिसके एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, यानी प्रोटॉन परमाणुओं में एक समान हो, तो उसे समस्थानिक कहा जाएगा। जब प्रोटॉनों की संख्या सभी परमाणु में एक समान हो तो वह उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, परमाणु समस्थानिक यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या एक समान हो तो वह उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि परमाणु संख्या तो एक समान होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग, यानी प्रोटॉन तो तत्व में एक समान होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की गिनती जोड़ने से उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाती है। जैसे दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। प्रोटियम जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, ड्यूटेरियम जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 है और ट्राइटियम जिसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है
लेकिन प्रोटॉन तीनों में एक समान है, तो इसे समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है हम समस्थानिकों के उपयोग और देख रहे हैं अभी। तो कैंसर के उपचार में समस्थानिक का उपयोग किया जाता है और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और अगला है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी जो होती है, तो उसमें ईंधन के रूप में, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला लास्ट जो इस चैप्टर का है वो हम देख रहे हैं समभारिक। तो बच्चों जैसा समस्थानिक में हमने परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या पे ध्यान दिया, अब हम देख रहे हैं समभारिक। तो समभारिक यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है या जो जोड़ होता है उसे समभारिक या द्रव्यमान संख्या। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो, उसे समभारिक कहा जाता है, यानी टोटल संख्या। ठीक है, कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है ये बात नहीं देखना है, इसमें हमें क्या देखना है, द्रव्यमान संख्या यानी नाभिक के अंदर जो कणों की गिनती है वो एक समान आना चाहिए, तो उसे समभारिक कहा जाता है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो वो उस तत्व के समभारिक कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय में हमने रिवीजन के तौर पर देखा परमाणु की संरचना, जिसमें हमने देखा थॉमसन का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर इसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित रहते हैं परमाणु की प्रत्येक कक्षा में। फिर इसके बाद में हमने देखा संयोजकता। तो कोई परमाणु किसी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। इसके बाद में बच्चों हमने देखा परमाणु संख्या। तो किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। फिर अगला लास्ट हमने देखा द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़, वह उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। फिर समस्थानिक, तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक समान हो यानी प्रोटॉन एक समान हो उनको समस्थानिक कहा जाता है। और समभारिक यानी एक तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो तो उसके लिए समभारिक कहा जाता है। तो बच्चों इसमें हमने समस्थानिक, समभारिक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या आदि का अध्ययन किया। ठीक है, ओके बच्चों।